Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान, इनका शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन, इनकी तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन, इनकी तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त इससे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। long years. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स वे में। मेरा नाम है विशाल परिहार और आप सब लोग इस खास सेशन में जुड़ चुके हैं जहां पर आज हम पढ़ेंगे पूरा वर्ब का चैप्टर और 1 घंटे में कंप्लीट इस चैप्टर को पूरा करने वाले हैं। तो आप में से सभी लोग ये मुझे बता दें, आप में से किस किस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो चैप्टर है इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली वन एग्जाम। कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे आप दोस्तों बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डिफेंस के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश आती है अगर तो ग्रामर का चैप्टर जरूर आता है और उसमें वर्ब का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम आज के इस चैप्टर को। और मेरी आवाज़ सब साफ सुथरा एकदम बढ़िया आ रही है, जरा मैं सुन ले रहा हूँ। इंग्लिश आती है बिल्कुल एकदम साफ बढ़िया आवाज़ आ रही है। चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं आप सब लोगों के लिए, जाके हम शुरुआत तो करेंगे। तो किसी भी चैप्टर को शुरुआत करते हैं ना, तो उसका अगर कनेक्शन किसी और चैप्टर से, तो उस चैप्टर को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक चैप्टर है टेंस, और ये जो टेंस का चैप्टर है ना, इसका कनेक्शन दोस्तों आपका वर्ब के चैप्टर से, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो टेंस का चैप्टर क्या हमारा हुआ है मैं आपको बता दूं, टेंस का चैप्टर भी ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, पूरा कंप्लीट, पूरा का पूरा चैप्टर हो चुका है, जिसमें क्वेश्चन भी किए हैं हम लोगों ने। तो आप में से वो लोग जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है टेंस की, तो आज यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टेंस बाय विशाल सर। सो आपको वो सेशन मिल जाएंगे। 3 सेशन है, टेंस है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। तीनों के तीनों सेशन को देख लेना। टेंस वाला तो आपका टेंस वहां से कंप्लीट हो जाएगा, वर्ब के चैप्टर को दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे यहां से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पेन और नोटबुक उठा लो और एक एक करके पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। देखो, वर्ब को हम कन्वेंशनल तरीके से नहीं पढ़ेंगे जैसा अभी तक आपने किसी किताब में या कहीं पर पढ़ा होगा। वर्ब को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग रखेंगे। अब इन जनरल अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वर्ब, होती क्या है वर्ब, इसका मतलब कोई भी जो काम हो रखा है वही वर्ब है। कोई भी किसी भी तरीके का कहीं कोई काम हो रखा है, यानी कि वहीं पर वो वर्ब की तरह काम करता है। अब उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कोई काम कर रहा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ स्पीक, तो ये मैं काम ही कर रहा हूँ, ओके, ये वर्ब है। आप सुन रहे हैं लिसन,
ये आपकी वर्ब है। आप देख रहे हैं वॉच, ये आपकी वर्ब है, ये वर्ब ही तो है। ओके, तो ये वर्ब है जिसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, इनका मतलब होता है, इनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। ठीक है, एक तो ये वर्ब होती है। तो सर एक और वर्ब होती है हमारी जिसमें हम लगाते हैं, मैं बोल रहा हूं तो आई के बाद हम लगाते हैं आई एम स्पीकिंग। ही बोल रहा है तो ही इज स्पीकिंग। ही बोल रहा था पास्ट है तो ही वॉज स्पीकिंग। तो जो हम इनको यूज करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, आर, डू, डज, डिड, ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले सोचो, क्या इनका कोई मतलब होता है? नॉट एट ऑल, इनका कोई मतलब नहीं होता, नो मीनिंग। इनका मतलब तो तब बनता है जब ये जुड़ते हैं किसी के साथ। एम का खुद का कोई मतलब नहीं है। एम का मतलब हिंदी मत निकाल लेना, हूं। एम का मतलब हूं इसका मतलब है, और आर का मतलब है। ऐसा करके कुछ नहीं होता है। अब बट हाँ, कई सारी किताबों में आपको ऐसा मिल जाएगा, तो वो सारी की सारी चीज़ों को मत करना। उसका कुछ का खुद का कोई मतलब नहीं होता है। ये जब दूसरी वर्ब के साथ जुड़ते हैं तब इनके मतलब बनते हैं। इसका मतलब जब इनका कोई मतलब नहीं होता है तो इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये सिर्फ हेल्प कर रही होती हैं। किस वर्ब की? जो मेन वर्ब होती हैं, ये होती है मेन वर्ब जिनका मतलब होता है। ओके, यानी कि अब ये जो सटल डिफरेंस है दोनों ही वर्ब का, ये अब आपको समझ में आ गया। मैं कोई आपको डेफिनेशन नहीं करा रहा हूं और ना ही आपको डेफिनेशन करने के लिए, याद करने के लिए बोलूंगा। सिर्फ आपको एक काम करना है, ओके, कि दो तरीके की वर्ब होती हैं। एक होती है हमारी वो वर्ब जिनका कुछ मतलब होता है, जिनका कुछ मीनिंग होता है, जिन्हें हम कहते हैं मेन वर्ब। और एक वो वर्ब होती है जिनका मतलब खुद का कुछ नहीं होता है, जो सिर्फ हेल्प करती हैं मेन वर्ब की, उन्हें हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ओके, द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, सबको समझ में आ रखा है। ओके, वेरी वेरी बेसिक पॉइंट है जो हमने दिमाग में रखा। अभी अपना कोई रूल नहीं आया है, रूल के तरीके से भी हमने कुछ सीखा नहीं है, बट ये बेसिक एक पॉइंट है। सबको क्लियर हो गया? एक बार मुझे बता दें। जी सर, वी गॉट इट, हमें क्लियर हो गया है। ओके, इस कॉन्सेप्ट में हमने देखा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आ गई। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इज कहाँ यूज़ होता है, एम कहाँ यूज़ होता है, आर कहाँ यूज़ होता है, ये नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपको पता है। एक स्टेप हम ऊपर बढ़ेंगे, हालांकि वो बेसिक ही है। वो एक स्टेप ऊपर ये है कि इन सभी चीज़ों के इस्तेमाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर एक वर्ब लिखते हैं, सपोज हमने लिखा इस तरीके से, आई वॉन्ट सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, मेरे पास एक माइक है, बड़ा सुंदर शानदार ये माइक दिख रहा है। इसको माइक को देख के ही मेरे मन में आया, आई वॉन्ट सिंगिंग अ सॉन्ग। आय हाय, गाना गाते हैं तो ये चीज़ दिमाग में आ सकती है। मैंने एक सेंटेंस लिखा। आप मुझे बताइए, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? आई वॉन्ट सिंगिंग अ सॉन्ग, इज दिस सेंटेंस करेक्ट? अब आप देखेंगे, आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि हाँ सर, सेंटेंस तो सही लग रहा है सुनने में, बट कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, सेंटेंस में शायद ये गड़बड़ है, आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग होना चाहिए। अब ये जो कंफ्यूजन होता है, साधारण सी कोई वर्ब दी हो जिसको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें याद रहता है। गड़बड़ तो तब होती है जब ऐसी वर्ब दी हो जहाँ पर हमें याद नहीं रहता है। लेट्स सपोज हमने यहाँ लिखा, अभी आप बताना कौन सा वाला ठीक होगा, ये आप लोग मुझे बताएंगे, या यस और नो बता रहे हैं, कौन सा वाला ठीक होगा आप मेरे को बताएंगे। तो सिंगिंग गलत है, मैं ही बता देता हूँ, है ना, टू सिंग करेक्ट होगा। ठीक है, अब हमने ऐसे लिखा कि हमने कहा यू शुड अवॉइड टू टेक दीज मेडिसिन्स। आपको इन मेडिसिन्स को लेने से अवॉइड करना चाहिए। दिस इज द सिचुएशन। ओके, आपको ये मेडिसिन्स है वो लेने से अवॉइड करना चाहिए। इन्होंने ऐसे करके बोल दिया। नाउ टेल मी, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? इफ यस, सिंपल बता देना यस सर करेक्ट है, और गड़बड़ है, गलत है, तो वो भी मुझे बताना। यू शुड अवॉइड टू टेक दीज मेडिसिन्स, इन मेडिसिन्स को लेना आपको अवॉइड करना चाहिए। देखो होता क्या दोस्तों, जब हम पढ़ रहे होते हैं और हमारे सामने ऐसी वर्ब आती है जिनको इन जनरल हमने नहीं पढ़ा, हमें वो सही वो लगेगा, गलत नहीं पढ़ा तो गलत भी लगेगा, आप 100% श्योर नहीं होंगे। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि वांट के साथ आपने याद किया कि 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सेम एज आपको अवॉइड के साथ याद करना पड़ेगा, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, आपको याद करना पड़ेगा इसमें तो वर्ब में ing लगती है। यानी कि अगर ये ऐसा लिखा होता यू शुड अवॉइड टेकिंग दीज मेडिसिन्स, तब ये एब्सोल्युटली करेक्ट होता। क्या ये बात समझ में आ रखा है? यू शुड अवॉइड टेकिंग दीज मेडिसिन्स,
आपको इन मेडिसिन को लेना अवॉइड करना चाहिए। सो अब आप समझिए वर्ब का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। आपके वो क्वेश्चंस नहीं बनते कि जो मैंने अभी बता रहा हूं कि व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज मेन वर्ब। ये तो मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जब किसी भी किताब को पढ़ रहे हो, कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट जब मैंने पीडीएफ दिया हुआ है उसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हो, तो आपको बस पता हो ओके हेल्पिंग वर्ब बोला जा रहा है तो क्या बात कही जा रही है, मेन वर्ब बोला जा रहा है तो क्या बात कही जा रही है, ये सारी की सारी चीजें लिखी हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? बस मैं ये इसलिए समझाता हूं। मेन जो आता है एरर वो इस तरीके की वर्ब में से आता है। चलो हमने ये देखा, अब इसके अलावा मैं और भी चीजें बताता हूं, जिसके बाद हम लोग इसे समझेंगे कि कौन कौन सी वर्ब है, कैसी कैसी वर्ब है जिसको आप दिमाग में रख सकते हो। तो ये बेसिक चीजें अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम रूल पर नहीं आए हैं, सिर्फ बेसिक पॉइंट है। ओके लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। हमने एक और चीज लिखी, हमने लिखा ऐसे करके, हमने कहा दिस पॉलिसी will help the citizens create new businesses। ये जो पॉलिसी है वो सिटीजन्स की मदद करेगी नए बिजनेसेस क्रिएट करने में, राइट। ये जो पॉलिसी है वो सिटीजन्स की मदद करेगी नए बिजनेसेस क्रिएट करने में। तो अब हमने ये पढ़ा तो हमारे दिमाग में आ रखा है ये क्रिएट। नाउ यू टेल मी क्रिएट करेक्ट है क्या, या फिर इसकी जगह इन क्रिएटिंग आएगा, या फिर इसकी जगह टू क्रिएट आएगा, या फिर इसकी जगह क्रिएटिंग आएगा। अब आप मेरे को ये बताइए, मतलब ये आपका जनरल ब्रेन में पूछना चाह रहा हूं, गलत सही मतलब नहीं है, आपका कोशिश करके आप ये बताओ व्हाट डू यू थिंक, एक्चुअली क्या लगता है आपको कि क्या आएगा, क्योंकि ये चीजें बताती है कि आपने जो भी पढ़ा हुआ है वो उसमें से आपको कितना ऐसे करके याद आ रखा है। टू क्रिएट, कई सारे लोगों ने कहा सर टू क्रिएट आएगा, टू क्रिएट आएगा, ये गलत है। क्रिएट के पहले कंजंक्शन आ जाएगा, ओके गॉट इट, यानी कि इन क्रिएटिंग करके कुछ आ जाएगा। नो करेक्शन वाले भी हैं कि सर ये करेक्ट है, परफेक्ट है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली पूरी तरह से करेक्ट है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। ना ही इन क्रिएटिंग होगा, ना ही टू क्रिएट होगा, ना ही क्रिएटिंग होगा। ओहो, अब ये बात समझ में आई कि यार ये तो ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा अलग हो गया कि हमारे सामने हमें लग रहा है कि नहीं हेल्प दी सिटीजन्स इन क्रिएटिंग होना चाहिए, टू क्रिएट होना चाहिए, या फिर क्रिएटिंग होना चाहिए। ये सारे के सारे गलत है। क्रिएट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट वन, क्योंकि हेल्प आपकी वर्ब है, जिसके बाद अगर वर्ब आती है तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमें ये याद करने पड़ेंगे। होता क्या है, हमें क्यों लग रहा है सर ये आएगा, क्योंकि हम स्पोकन लैंग्वेज जब सुनते हैं, बोलने वाली भाषा जब हम बोलते हैं, तो बोलने में हम कुछ भी बोलते हैं। हम वो बोलते हैं जो ज़्यादातर रूल हमारे लिए सिमिलर लगते हैं, जिसकी वजह से बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। और अगर हम कुछ गलत बोलते हैं, गलत सुनते हैं, तो फिर हम गलत ही सही मान लेते हैं। ये ब्रेन में काफ़ी सारे लोग, आप मतलब कॉमेंट देखकर आप बता सकते हो कि कितने सारे लोगों के दिमाग में सेम यही चीज़ चल रही थी, है ना। तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गया, ठीक है ये चीज़ हमने दिमाग में रख ली। अब हमने कि गॉट इट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब हमने यहाँ पर क्या सीखा, तीन चीज़ों में हमने एक चीज़ सीखी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हमने ये सीखा वर्ब 3 टाइप की होती हैं। हम ऐसे लिखते हैं, वर्ब एक टाइप की वर्ब ये होती है कि जिसमें अगर कोई इसके बाद कोई वर्ब आएगी तो वो वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, जैसे कि हेल्प हमने लिखा, राइट। ये टाइप नंबर 1 है वर्ब का। टाइप नंबर 2 वर्ब का एक ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, जैसे कि हमने लिखा था वांट, आई वांट टू डू इट, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू डू समथिंग, ऐसे करके। और एक है वर्ब का टाइप 3, और ये एक ऐसी वर्ब हो गई जिनके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा, जैसे अभी हमने पढ़ा यू शुड अवॉइड टेकिंग दीज मेडिसिन, ऐसे करके। 3 टाइप की वर्ब, और ये ही वर्ब आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब कैसे दिमाग में रखेंगे, ये तो बहुत सारी वर्ब होंगी सर। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी वर्ब है, बट इन सभी सारी के सारी वर्ब को आपको याद करना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। जब आप याद करोगे तो सब आपको याद हो जाएंगे। इट टेक्स टाइम, बट आपको वो याद हो जाएंगी, है ना। तो ये आपके लिए पहला टास्क है। अब इन सबको याद करने के पास
पहुंचने के साथ साथ पहले मैं कुछ और पॉइंट कराता हूं जो कि हमारे और बेसिक चीज़ों में आएंगे। जब हम बेसिक का पढ़ रहे हैं तो बेसिक ही पढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों, हम बेसिक में क्या आगे आएंगे कि हमारी इनके अलावा कुछ और वर्ब होते हैं जिनके यूजेस पता होना हमें बहुत ज़रूरी है, जो कि होती है मॉडल वर्ब, जो कि होती है दोस्तों मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? तो जितने लोगों ने टेंस का चैप्टर पढ़ा है उनको याद आ जाएगा, टेंस में हमने जो फ्यूचर का टेंस पढ़ा था उसे हमने कहा था वो हमारी मॉडल टेंस होते हैं। फ्यूचर में हमने कहा कि ऐसा हो जाएगा, क्या वो क्लियर है किसी को? क्या वो सर्टेन है कि ऐसा पक्का हो जाएगा? नहीं, हम तो उस पर एक अंदाजा लगाते हैं, हम एक मॉडल बनाते हैं कि हमने कहा कल ऐसा होगा, परसों फिर ऐसा होगा, फिर ये होगा। ये सब मॉडल है, कई बार ऐसा होगा, कई बार नहीं भी होगा। तो वहां पर यूज होने वाली जितनी भी वर्ब होती है ना, उन सभी को हम मॉडल वर्ब का ही नाम देते हैं, क्योंकि वो सर्टेनिटी नहीं बताती हैं, वो सिर्फ ये बताती हैं कि हाँ ये चीजें ऐसी हैं, और वो सिर्फ मॉडल को बताती हैं कि हाँ ऐसा होगा। पक्का कुछ नहीं है उसमें से। पक्का तो वो है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, होता है, या फिर पास्ट में जो हो चुका है। पॉइंट समझ में आया दोस्तों? और अब इन मॉडल वर्ब्स के एक एक यूजेस पढ़ेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं इनका यूज, विल और शेल। इसको हम कहां कहां कैसे कैसे करके यूज करते हैं। वेरी सिंपल और वेरी इंटरेस्टिंग भी। होता कैसा है दोस्तों कि इन जनरल हम क्या करते हैं कि आई और वी के साथ, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं ना, आई और वी के साथ ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनके साथ हम यूज करते हैं दोस्तों शेल, है ना। इनके साथ हम यूज करते हैं शेल। बाकी सभी जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं उन सब के साथ यूज करते हैं हम विल जनरली। अब बाकी क्या बचा? देखो, सेकंड पर्सन में बचा हमारे सामने यू, थर्ड पर्सन में क्या बचा? ही, शी, इट, दे। ये सब प्रोनाउन थे। और अगर नाउन आएगा तो कोई नेम आएगा, है ना, यानी कोई नेम आएगा, और या फिर ये सब कुछ आएंगे सेकेंड और थर्ड पर्सन ना, इन सब के साथ लगता है विल। ये आपका है जनरल कंडीशन, इसको मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुनना। ये आपकी जनरल कंडीशन है, मैंने लिखा यहां पर इन जनरल, ठीक है। ओके, इन जनरल के बाद अब इसका एग्जाम्पल लिखते जाएंगे तो हमें समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा इन जनरल ऐसे करके कि आई शैल कंप्लीट द टास्क, मैं टास्क को कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। इन जनरल हमने लिखा, ओके। दूसरा एग्जाम्पल लिखा, हमने कहा शी विल स्टार्ट द इंजन, जो शी है वो इंजन शुरू कर देगी। ये जनरल बात है, ओके, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम हियर। अब इसी जनरल बात में एक स्पेसिफिक कंडीशन आती है। लेट्स कम टू द स्पेसिफिक वन। अब स्पेसिफिक कंडीशन ये कहती है कि अगर हमने इन्हें रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस मतलब आई और वी के साथ अगर हमने लिखा विल, आई और वी के साथ हमने लिखा विल, और बाकी जो बचे हैं यू, ही, शी, इट, दे, या फिर किसी का नेम, इनके साथ अगर हमने यूज कर दिया शेल, तो आपको याद रखना है ये सिचुएशन में मतलब बदल जाते हैं। मतलब ऐसे बदल जाते हैं कि जब आपको फ्यूचर में ये कह रहे हो कि ये काम पक्का करना ही करना है, और वो आपको मैंडेटरी का सेंस दे। किसका सेंस देता है? मैंडेटरी का सेंस। तब इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। या फिर जब हम इस चीज को कहते हैं पक्का ये होगा ही होगा, एम्फेसाइज कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं दोस्तों? एम्फेसाइज कर रहे होते हैं। तो ये आपके दो सेंस देते हैं, तो आपका ये रिप्लेस हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है, कब होता है? तो मैं आपको इसका एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, मतलब सबको याद आ जाएगा ये एग्जांपल, और जरा आप मुझे बताना है कि याद आया कि नहीं आया। देखो कैसे। आपने नोटिस किया है जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपके पास जो टिकट हॉल होता है उसमें जो आपके पास टिकट होता है उसमें नीचे कई सारे डायरेक्शंस लिखी होती हैं कि आपको ये करके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। एडमिट कार्ड में लिखा होता है ना, तो उसी एडमिट कार्ड में इस तरीके से लिखा होता है। मैं लिखता हूं इन जनरल ऐसी कोई लाइन, द कैंडिडेट शैल bring one identity proof
along with फलाना ढिमका, ऐसे लिखे होते हैं, यस और नो। ये यहाँ पर जो सेंस देता है ना, ये सेंस यही देता है कि वो ये लेकर आएगा, कैंडिडेट को ऐसा करना होगा, आपको ये लेकर आना होगा। तो एक्चुअली वो आपको यहाँ पर वो सेंस देता है मैंडेटरी वाला, कि आपको मैंडेटरी है, ये आपको करना पड़ेगा। द एप्लीकेंट शैल डू दिस, एप्लीकेंट को ऐसा करना पड़ेगा। द एप्लीकेंट शैल गो देयर, एप्लीकेंट को वहां जाना पड़ेगा। द एप्लीकेंट शैल एडमिट ऑल दीज न्यू रूल्स, उनको एडमिट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें ये बताती हैं मैंडेटरी है। याद आया सबको? सबको याद आ गया? वेरी गुड। ये चीज आप अंतर समझ में, आपको कंफ्यूजन होता होगा कि कैसे हम ये कभी विल यूज करते हैं, कभी शैल यूज करते हैं। दिस इज ओनली द रीजन। ओके, अब इसके अलावा बाकी क्या होता है, एक और यूज होता है जिसमें कभी गलती नहीं होती। गलती यहां तो हो सकती है, बट एक और यूज होता है जो एम्फेसाइज वाला होता है ना, इसमें आप गलती नहीं निकाल सकते। गलती आप इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन में समझ में आता है और रिटर्न में आपकी गलती नहीं बन सकते। जैसे कि आप अगर ऐसे लिखते हैं, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, ठीक है। और अगर आपने इसकी जगह ये लिखा, आई विल गो देयर, मैं वहां पक्का जाऊंगा। अब आप वहां एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं मैं पक्का वहां पर जाऊंगा, क्या कोई फर्क पड़ा? गलती नहीं बन सकती। तो इसमें गलती नहीं बनती, कभी गलती बनती तो ऐसे मैंडेटरी वाली सिचुएशन में बनती है। क्लियर हो गया दोस्तों? ऐसी सिचुएशन में हम कब विल यूज करते हैं, कब शैल यूज करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को इसका कंफ्यूजन रहता होगा, बट आपका वो कंफ्यूजन आज क्लियर हो गया होगा सबका। तो सर मेरे को एक बार बता दे, जी सर हमें क्लियर हो गया है कंफ्यूजन सब लोगों को, है ना। और अगर क्लियर हो गया है, सीखते जा रहे हैं, तो एक बार लाइक बटन पर प्रेस करके भी जरूर बताना, जी सर क्लियर हो गया है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं। एक बार सब लोग थम्स अप पर प्रेस करके जरूर बताना कि जी सर वी आर गेटिंग, है ना। ओके, थम्स अप प्रेस करके जरूर बताना दोस्तों। अब हम अगली चीज पढ़ते हैं। इसमें विल और शेल के बाद नेक्स्ट जो कई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो होता है इसमें वुड और शुड में, वुड एंड शुड। अब कई सारे लोगों को तो ये लगता है विल का पास्ट वुड होता है और शेल का पास्ट शुड होता है। नॉट एट ऑल, ऐसा होता ही नहीं है। शुड पास्ट थोड़ी ना होता है, शुड तो एडवाइस दे रहा होता है। विल और शेल दोनों का ही पास्ट सिर्फ वुड ही होता है, क्योंकि आई और वी के साथ आप यूज कर रहे हैं अगर शेल को, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि बाकी किसी के साथ आप कुछ और यूज करें, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाते हैं और मतलब दोनों के अलग होते हैं। सुनने में लगता है बट ऐसा होता नहीं है। तो आप लिखेंगे यहां पर ऐसे करके कि विल और शेल, इनका पास्ट फॉर्म अगर आप बनाते हो ना, पास्ट में पास्ट फॉर्म, तो जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ वुड। ऐसे करके याद रहेगी, है ना। कैसे करके, कोई भी एग्जाम्पल जैसे कि पास्ट में लिखा हो और वो बनाया जा रहा है तो ऐसे करके लिखिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा दे अलाउड दी स्टूडेंट्स, उन्होंने स्टूडेंट्स को अलाउ किया, एंड सेड, और ये कहा दैट दे विल नॉट डू इट अगेन, कि वो अब ये दोबारा नहीं करेंगे। अब सेंटेंस में गलती ऐसे वाले सेंटेंसेस में आती है। अब इन्होंने क्या किया कि एक सेंटेंस लिखा, दे अलाउड दी स्टूडेंट्स, उन्होंने स्टूडेंट्स को अलाउ किया एंड सेड, और ये कहा दैट दे विल नॉट डू इट अगेन, कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तो आपने देखा उन्होंने अलाउ किया, ठीक है, पास्ट दिया हुआ है, सेकेंड फॉर्म से पता चल रहा है, ये हो गया पास्ट, यहां से पता चल रहा है, ठीक है, ये हो गया, ये भी पास्ट। अब ऐसी कंडीशन है, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, तो हमें अब इसका पास्ट बनाना पड़ेगा। ये विल गलत हो जाएगा, इसका पास्ट बनाना पड़ेगा और हमें लगाना पड़ेगा यहां पर वुड। दे वुड नॉट डू इट अगेन। बात समझ में आई कि पहला इसका इस्तेमाल कब हम इसको वुड यूज करेंगे। अभी अगर एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं सेंटेंस में यहाँ शेल लिखा होता तो भी आप वुड ही करते, क्योंकि उसका पास्ट आपका शुड थोड़ी ना होता। पॉइंट समझ में आया वुड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 यूजेस समझते जाएंगे, है ना, समझ में आ रखा है। ओके चलो, ये चीज हम लोगों ने देख ली, आगे बढ़ते हैं। इसके अगले इस्तेमाल में देखते हैं। वुड का अगला इस्तेमाल पोलाइटनेस लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं ना, पोलाइटनेस लैंग्वेज, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं
जैसे कि हमने कहा कि आई वुड लाइक टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहूँगा। वुड यू लाइक टू गो समवेयर, क्या आप कहीं जाना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू स्टडी हियर, मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी इसमें बनती है। मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, आपके बस दिमाग में रहेगा तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। आई वुड लाइक टू टीच यू, या फिर आपने कहा वुड यू लाइक टू लर्न द कॉन्सेप्ट। इस तरीके से तो बनते हैं, ये यही वाले सेंटेंस तो हुए। वुड यू लाइक टू लर्न द कॉन्सेप्ट, ऐसे करके। ये आपकी पोलाइटनेस लैंग्वेज के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। पोलाइटनेस लैंग्वेज में हम इसे ऐसे यूज करते हैं। वुड के इस्तेमाल तो कई सारे और होते हैं, है ना। वुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज द PDF, हाँ ये सही इस्तेमाल कर लिया। वुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज द PDF। अबे तुम सच में PDF मांग रहे हो क्या, है। ये लेट आने वाला लड़का, चोरी पकड़ी गई इसकी भी। ये लेट आने वाला लड़का है, इसको PDF चाहिए इस चीज़ की जो चीज़ हम लिख रहे हैं। अगर तुम PDF मांग रहे हो तो PDF मांगने वाले बच्चों एक बार देख लिया करो PDF चाहिए किसकी। और सुनो, PDF अगर आपको चाहिए हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर PDF पड़ी रहती है। कल भी मैंने PDF डाली थी। और बाकी ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ना, ये ऐसा मत करना मोबाइल फोन सामने रखा, ठीक है बस और चल रहा है सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास, ठीक है हाँ ठीक है, क्लास खत्म बंद करी, ओके बाय बाय टाटा, तो फिर बेकार हो जाएगा सब कुछ। इसको नोटबुक में नोट जरूर करना, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ऐसी फालतू में नहीं लिखवा रहा, इसको नोटबुक में आप दोस्तों नोट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों पॉइंट। हाँ, इनने वुड का इस्तेमाल ही कर डाला। लाओ वुड का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम मास्टर से PDF भी मांग लेते हैं इसी बहाने। चलो ठीक है, समझ गए। पोलाइटनेस लैंग्वेज का हमने इस्तेमाल कर लिया। वुड का इस्तेमाल के साथ अब शुड के इस्तेमाल पे आते हैं दोस्तों। शुड के इस्तेमाल को हम कैसे कैसे यूज करते हैं, देखो। हम शुड को यूज करते हैं एडवाइस के सेंस में ना, कि जब कभी भी हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं उसका सेंस जहां पर आएगा वो हम इसको यूज करते हैं। और वो भी दो तरीके से एडवाइस दे देते हैं। जैसे कि एक एडवाइस देते हैं हम कि प्रेजेंट में कोई चीज हो रही है या प्रेजेंट में कुछ कहीं होता है, उसके लिए आप एडवाइस दे रहे हैं, मतलब प्रेजेंट के इवेंट को एडवाइस देना। प्रेजेंट के इवेंट के लिए जब आप एडवाइस देते हैं तब आप शुड यूज करते हैं। कैसे करके, आप जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको पढ़ना चाहिए, ओके। अब आपने कहा कि सर मेरे मार्क्स नहीं आते, तो मैंने कहा आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। हाँ सर मेरी रीडिंग अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा यू शुड रीड न्यूज़पेपर। आपने कहा ग्रामर अच्छे नहीं है, तो मैंने कहा यू शुड लर्न ग्रामर रूल्स, ऐसे करके। तो हमने कहा यू शुड स्टडी। ये आपकी चीजें क्या है, प्रेजेंट में हो रहे इवेंट्स की एडवाइस देने को लेकर, ओके। द सेम एज हमारे पास पास्ट में कोई अगर इवेंट हुआ है उसकी एडवाइस को लेकर भी हम शुड से ही एडवाइस देते हैं, बट उसको हम ऐसे यूज करते हैं। जब हम पास्ट में एडवाइस देते हैं तो हम यूज करते हैं शुड, और उसके साथ यूज करते हैं हम हैव, और हैव के साथ यूज करते हैं हम थर्ड फॉर्म। ये तब जब हम पास्ट की एडवाइस देते हैं। अब जैसे किसी ने कहा कि सर 2 साल हो गए हैं या 2 साल पहले मैंने तैयारी करी थी और तब मुझे कुछ समझ नहीं आता था, या फिर तब सर मैं पढ़ता नहीं था लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आते थे। है क्या क्या क्या, मैं पढ़ता नहीं था और मेरे मार्क्स नहीं आते, तो मैं कहूँगा आपको पढ़ना चाहिए था। हाँ आपको पढ़ना चाहिए था। पास्ट में हो रही चीज़ों की एडवाइस में दे रहा हूँ। किसकी एडवाइस दे रहा हूँ, पास्ट में हो रही चीज़ों की। तो मुझे ऐसे तो लिखना पड़ेगा, यू शुड हैव स्टडीड, आपको पढ़ना चाहिए था। ओहो, अब समझ में आई बात। पॉइंट समझ में आ रखा है दोस्तों कि क्या ये सेंस दे रहा है। पास्ट में होने वाली इवेंट को जब कभी बता रहा होगा, एडवाइस देने वाली होगी बात, तब हम इसको ऐसे लिखते हैं, यू शुड हैव स्टडीड, आपको पढ़ना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था। यू शुड हैव रेड न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए था। एनीथिंग जिसके बारे में आप पास्ट में हो रहे इवेंट की एडवाइस देंगे। समझ में आ गया दोस्तों, है ना। हाँ, यू शुड गो होम, आपको जाना चाहिए। यू शुड हैव गॉन होम, आपको घर जाना चाहिए था। एडवाइस देने वाली होगी बात, तब हम। चलो ठीक है, अब मैं स्लो बोल रहा हूँ, आपको आराम से बढ़िया सुनाई दे रहा है ना, ये चीज़ अच्छी है। ठीक है, मैं आज स्लो बोल रहा था, मैंने कहा आपको सबको अच्छे सुनाई दे रहा है कि नहीं। ये माइक है ना, एक काम कर रहा है, बहुत महंगा माइक खरीदा यार मैंने तुम लोगों के लिए, ताकि सुनाई दे बढ़िया तरीके से। ठीक है। आओ, समझ में आ गया दोस्तों, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो मुझे बताएं, जी सर वी गॉट इट, हमें समझ में आ गया। और थम्सअप हम सब क्यों नहीं दे रहे हो यार, वही वाली बात आ गई क्या। वीडियो देखेंगे विशाल सर की, थम्सअप देकर आएंगे कहीं और हैं। व्हाट्सएप पे तो नहीं जा रहे थम्सअप, मतलब यूट्यूब के थम्सअप व्हाट्सएप पर तो नहीं दे रहे हो किसी को।
देख लेना भैया, कहीं कहीं और जा रहे हो तो मैं पता चल जाएगी, थम्स अप छीन लूंगा मैं, थम्स अप तुम्हारे। मतलब यहाँ वाले थम्स अप का हक कहीं और मत दे देना। अच्छा लगे थम्स अप दे दो यार, इतनी कंजूसी क्यों करते हो? इतनी कंजूसी किसी काम की नहीं होती। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने वुड पढ़ा, शुड पढ़ा। ऐसी वुड शुड में एक और हमारे सामने आता है, दैट इज मस्ट। मस्ट, मस्ट का मतलब भी होता है कि आपको किसी चीज के बारे में, जैसे अभी नहीं पढ़ा था हमने, कोई चीज मैंडेटरी होती है, वहां पर हम मस्ट यूज करते हैं, मैंडेटरी। तो मैंडेटरी में जैसे अभी शेल वाला बताया था, सेम एज यूज मस्ट का होता है कि हम लोग मैंडेटरी की बात करते हैं वहां मस्ट यूज करते हैं सबके साथ। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यू मस्ट ब्रिंग योर 5 फोटोग्राफ्स, तुम्हें अपने 5 फोटोग्राफ्स लेकर आने चाहिए। यू मस्ट ब्रिंग योर 5 फोटोग्राफ्स, राइट? ऐसे करके तो हम यूज करेंगे इसको, यू मस्ट ब्रिंग योर 5 फोटोग्राफ्स। तो आपका बन गया इस तरीके से, मतलब आपके लिए मैंडेटरी है। जहां जहां चीजें मैंडेटरी होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा यू मस्ट फॉलो द रूल्स, आपको सारे के सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए, वो भी मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी का जहां सेंस आएगा, ये मैंडेटरी वाली चीजें आपकी दोस्तों यहां लगेंगी। बात समझ में आ रही है सभी को? मैंडेटरी वाली चीजों को दोस्तों हम लोग यहां लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही मस्ट को बढ़ाते बढ़ाते हमारे दिमाग में आता है कि वो यही मॉडल में ही कि हम कैन को कहाँ यूज़ करते हैं, कुड को कहाँ यूज़ करते हैं, या मे और माइट को कहाँ यूज़ करते हैं। तो देखो दोस्तों, हिंदी नहीं निकालेंगे कभी हम किसी की ना, क्योंकि जब हम हिंदी निकालते हैं तो हिंदी तो हम अपने हिसाब की निकालते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है। हमें इंग्लिश में ही समझना है कि कैन का इस्तेमाल कैसे है। तो कैन का इस्तेमाल क्या होता है? जहां आप कैपेसिटी बताते हैं। कैन का इस्तेमाल कहाँ आता है? जहां आप कैपेसिटी बताते हैं। कैन का पास्ट कोड होता है ना, जहां आप कैपेसिटी बताएंगे। कैपेसिटी क्या होता है? आपकी सामर्थ्य, आपकी एबिलिटी किसी काम को करने की। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन है, मैं कह रहा हूं मैं लिख सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी, कैपेसिटी है। आई कैन राइट, मैं 2 घंटे तक लिख सकता हूं। आई कैन राइट फॉर 2 आवर्स। मैं एक 10 किलो वजन उठा सकता हूं। आई कैन लिफ्ट 10 kg ऑफ वेट। मैं कोई काम कर सकता हूं, दिस इज माई कैपेसिटी। वहां कैपेसिटी को बताने में हम कैन लगाते हैं। याद है आपको कभी टीचर्स ये कहते थे हमेशा, कभी ऐसे मत पूछो मे आई कम इन मैडम, मे आई गो, क्योंकि वहां आप परमिशन लेते हो, वो आप कैपेसिटी थोड़ी बताते। मे आई कम इन, क्या आप टीचर से ये पूछते हैं कि क्या मेरे अंदर एबिलिटी है, क्या मेरे अंदर ताकत है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मेरे अंदर ताकत है? नहीं, आप कैपेसिटी थोड़ी ना मांगते, कैपेसिटी नहीं बात हो रही होती। इसलिए टीचर हमेशा कहते थे आप मे आई कम इन बोलेंगे, क्योंकि मे बताता है परमिशन, कैन परमिशन नहीं बताता, कैन तो कैपेसिटी बताता है, इसलिए मतलब गलत हो जाता है वहां पर। याद आ रखा है ना? तो हमें ये छोटी छोटी चीजें समझनी होगी। कैपेसिटी बताता है, आपने लिखा इस तरीके से, आई कैन स्पीक फॉर सेवरल आवर्स विदाउट स्टॉप, मतलब बिना रुके मैं कई घंटे तक बोल सकता हूं। तो ये एक तरीके की, ये लिखा, अरे यार सब हट गया, चलो कोई नहीं, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। वैसे तो सेव हो ही गया ना, अब वीडियो में तो सेव हो ही गया, अब हट गया तो हट गया, कोई बात नहीं, समझ गए? तो अब आप लिख लेना ऐसे करके। तो कैन का तो हम लोगों ने लिख लिया। अब कैन का पास्ट भी होता है, ठीक है, वो कुड हो जाता है, तो वो पास्ट की कैपेसिटी को बताता है। जैसे मैंने कहा कि आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सका। कोई जगह है वहां क्या जा सकते हो? अब हमने कहा कोई जगह है जहां कोई नहीं जा सकता है, बड़ी मुश्किल है वहां जाना, तो आई कैन गो मतलब मैं जा सकता हूं, दैट इज माई कैपेसिटी। आई कुड गो, मैं जा सकता था, मैं जा सका, दैट इज माई कैपेसिटी। अब पास्ट में भी पॉसिबिलिटी की बात आ जाती है एक बार। पास्ट में भी क्या? पास्ट पॉसिबिलिटी। पास्ट पॉसिबिलिटी ये होती है मैं जा सकता था। पास्ट पॉसिबिलिटी, मैं जा सकता था, जा सका मैं, तो वो मेरी कैपेसिटी है। आई कुड गो, मैं जा सका वहां पर। आई कुड डू समथिंग, मैं कोई काम कर सका। बट मैंने कहा पास्ट की कैपेसिटी, तो मुझे लगाना पड़ेगा ऐसे, आई कुड हैव गॉन देयर, मैं जा सकता था। आई कुड हैव गॉन देयर, है ना? मैं कोई काम कर सकता था, मैं पढ़ सकता था, आई कुड हैव स्टडीड, मैं पढ़ा सकता था, आई कुड हैव टॉट।
पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्तों किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं? पास्ट में पॉसिबिलिटी के बताने के सेंस में इसको यूज किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। हम इसमें क्या यूज करते हैं? कुड लगाते हैं, हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे करके। ये पास्ट में जब हमारे सामने ऐसे करके पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों कैसे करके हमने इसको यूज किया, पास्ट की पॉसिबिलिटी कैसे यूज की। तो वैसी चीजें शुड में नहीं, पास्ट की एडवाइस देते हैं तब शुड में हम यूज करते हैं, शुड हैव थर्ड फॉर्म। ऐसे आप कहिए पास्ट की पॉसिबिलिटी बताएंगे तो हो जाएगा कुड हैव थर्ड फॉर्म, है ना। कैपेसिटी के साथ पॉसिबिलिटी कि ये आपकी कैपेसिटी थी तो आप ऐसे भी लिख लो, ये कैपेसिटी है, कैपेसिटी में भी आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, ओके, चलो अपना हम लोगों ने यहां पर दिमाग में रख लिया। अब इसके बाद ही हम कैन कुड में ये दिमाग में नहीं रखना है कि कुड हमेशा पास्ट में ही यूज होता है, ऐसा नहीं है। कुड को हम प्रेजेंट में भी यूज कर लेते हैं, इट हैज डिफरेंट मीनिंग। यही कुड हमारा प्रेजेंट में भी यूज होता है ना, यहां लिखते हैं हम, यही कुड हमारा प्रेजेंट में भी यूज होता है, इट हैज डिफरेंट मीनिंग। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब ये प्रेजेंट में यूज होता है, जैसे हमने कहा किसी से पोलाइटनेस लैंग्वेज में जब बात की जाती है वहां पर भी कुड यूज हो जाता है, जिसमें हम पोलाइटनेस लैंग्वेज के साथ साथ फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात भी कुड में बताते हैं। दो चीजें तो हमने लिखा पहला यहां पर पोलाइटनेस और नंबर 2 फ्यूचर पॉसिबिलिटी, है ना। तो जहां पोलाइटनेस और फ्यूचर पॉसिबिलिटी दोनों की बात होती है ना, फ्यूचर पॉसिबिलिटी दोनों की बात होती है, वहां पर हम यूज कर लेते हैं कुड को। अब देखो जरा कैसे करके यूज कर लेते हैं वहां पर हम कुड को। हमने ये वाला लिखा पोलाइटेस्ट लैंग्वेज में, जैसे हमने कहा कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, अ वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल सबने सुना होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, आप कहेंगे यस सर टेल मी, तो वही तो कुड हो गया। कुड यू गो देयर, क्या आप वहां जा सकते हैं। कुड यू डू इट, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। बात समझ में आ रखी है ऐसे करके। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मैं हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो होता है प्रेजेंट में यूज हो रखा है, ये आपका पास्ट नहीं है, प्रेजेंट में, बट ये पोलाइटनेस लैंग्वेज है। क्या बात समझ में आ रखी है, प्रेजेंट में ये, लेकिन ये पोलाइटनेस लैंग्वेज में है। ठीक है, डन, परफेक्ट है, चलो बहुत बढ़िया। ओके, अब इसके बाद हम इसी की फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात हम ऐसे कर देते हैं, जैसे कि हमने कहा आई हैव प्रोवाइडेड दीज फैसिलिटीज, मैंने ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी हैं। आई हैव प्रोवाइडेड दीज फैसिलिटीज, यू कुड यूज देम, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। अब ये जो मैं बता रहा हूं यू कुड यूज देम, आप उन्हें यूज कर सकते हैं, ये इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है, जो कि फ्यूचर की। यू कुड यूज देम फॉर योर ओन पर्पस, फॉर योर बेनिफिट्स, किसी भी तरीके से। बात समझ में आ रखी है दोस्तों, ऐसे करके हमारा यूज होता है। आई हैव प्रोवाइडेड दीज फैसिलिटीज, मैंने ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। यू कुड हैव यूज देम, आप उन्हें यूज कर सकते हैं फॉर योर बेनिफिट्स, अपने बेनिफिट्स के लिए। सो दिस इज द फ्यूचर पॉसिबिलिटी। और ऐसे करके बहुत बार आपने सुना होगा यू कुड डू दिस, आप ऐसा कर सकते हैं। आपके पास ऐसी चीजें जो आती हैं जो कुड का फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताते हैं, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी को नहीं बता रहा है, वो आपकी पास्ट की कोई कैपेसिटी, पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है। इसको हम इस तरीके से भी यूज करते हैं। सुना हुआ है इस तरीके से सब लोगों ने, तो मुझे बताएं जी सर सुना हुआ है, बढ़िया है ना, डन, परफेक्ट है, चलो बहुत बढ़िया, सुन लिया हम लोगों को, ये वाला भी हो गया। हाँ ठीक है, देख रहा हूं मैं कमेंट, सबके कमेंट देख रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है, एक बार यस सर बोल दें, जी सर वी गॉट इट, हमें समझ में आ गया, है ना, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे पास और भी मॉडल वर्ब्स होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं रेगुलरली, जिसमें हमें कन्फ्यूजन आता है। वो बहुत तरीके की होती हैं, जिसमें से अभी इसी के जैसी से ऐसी सिमिलर होती है मे और माइट। मे और माइट, मे का इस्तेमाल कैसे होता है, सबसे पहले तो ये एक दूसरे के पास्ट हो गए, हमें पता चल गया। जैसे कैन और कुड होता है, कैन कुड आपका यूज हुआ था एक तरीके की कैपेसिटी को बताने में, मे माइट यूज होता है पॉसिबिलिटी को बताने में। जहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, अच्छा ठीक है, वहाँ यूज हो सकता है ये। जैसे हमने कहा कि पॉसिबिलिटी है इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है, सुना है इस तरीके से आप लोगों ने, इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है ना,
इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। यू मे बी फाइंड, तुम्हारे ऊपर फाइन लग सकता है। यू मे बी फाइंड, तुम्हारे ऊपर फाइन लग सकता है। यू मे बी चार्ज्ड, तुम्हारे ऊपर चार्ज लग सकता है। यही तो चीजें ये पॉसिबिलिटी को तो बता रही हैं। पॉसिबिलिटी हो गया नंबर 1। नंबर 2 होता है पॉसिबिलिटी के साथ में अगर कोई परमिशन है, जैसे कि अभी एग्जांपल दिए थे, मे आई कम इन मैडम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैडम, है बचपन में सबने बोला है। तो ये आपके सामने परमिशन एंड पॉसिबिलिटी दोनों तरीके से यूज हो जाते हैं एंड वी आर वेरी मच श्योर अबाउट इट। इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है। इट माइट हैपन, ऐसा हो सकता था, पास की बात है। लेकिन यही वाला जो अगर माइट है ना, जब और ज्यादा कम पॉसिबिलिटी होती है, जिसे हम बोलते हैं लेस पॉसिबिलिटी, तो लेस पॉसिबिलिटी में ये प्रेजेंट में भी यूज हो जाता है। हमने कहा इट माइट हैपन, शायद ऐसा हो सकता है, तो वहां पर आप जिस चीज को बताते हैं वहां पर पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, लेस पॉसिबिलिटी। इसको लेकर कभी गलती नहीं बनेगी, कभी एरर नहीं बनेगी, ये सिर्फ समझने को लेकर है। आपको बस समझ में आ जाता है कि अच्छा ये बात कर रहे हैं लेस पॉसिबिलिटी की, बस, और कोई इसमें से गड़बड़ नहीं बन सकती, कभी कोई इसमें से करके एरर नहीं बनेगा। एरर तो तब बनेगा जब मे माइट लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लिखकर आप सेकंड फॉर्म लिखते हैं, आप थर्ड फॉर्म लिखते हैं, या फिर कोई और फॉर्म लिखते हैं। गड़बड़ तो आपकी दोस्तों तब आती है। पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों सबको? मुझे बताएं। जी सर, वी गॉट इट। मे को हम कैसे यूज करते हैं? माइट इसका जस्ट पास हो जाता है, माइट को हम लेस पॉसिबिलिटी में भी यूज कर लेते हैं। ओके, और कहां यूज करते हैं? देयर आर मेनी मोर यूजेस। मे यू लिव लॉन्ग, लंबे समय तक जिए, है ना। मे यू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ, जब हम ऐसे किसी को विश मांगकर किसी के लिए बढ़िया प्रार्थना करते हैं तो उस प्रे के सेंस में भी हम मे को यूज करते हैं। चलो ये तो हमारा हो गया, ये तो बहुत आसान सी चीजें हैं। देयर इज वन मोर यूजेज, उस और यूजेज को और पढ़ते हैं। यूजेज आता है दोस्तों हेड बेटर का। देखो ये आपके सामने लिखा हमने, हेड बेटर, ठीक है, हेड बेटर लिखा हम लोगों ने। और हेड बेटर में ये याद रखिएगा, हेड का मतलब ये मत सोचना कि ये पास्ट है। हेड बेटर पूरा का पूरा एक ही टर्म है जो कि मॉडल वर्ब की तरह यूज होता है। पूरा का पूरा एक ही टर्म है, मॉडल वर्ब की तरह यूज होता है, जो कि प्रेजेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, पहला पॉइंट, जो कि प्रेजेंट के लिए यूज होता है, जिसका मतलब है किसी चीज के बारे में आप बता रहे हैं कि बेहतर होता है कि ये चीज ऐसी हो, मतलब आप उसमें ये बताते कि इससे बेहतर ये होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना। हमने कहा ऐसे करके, एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना। फिर हम लिखेंगे ऐसे, यू हैड बेटर स्टडी रेगुलरली, बेहतर होगा कि अब तुम रेगुलरली पढ़ने लग जाओ। एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, यू हैड बेटर स्टडी रेगुलरली। एग्जाम्स आने वाले हैं या एग्जाम्स आसपास हैं, बेहतर होगा कि आप रेगुलरली स्टडी करने लगो। तो जब हम ऐसे यूज करते हैं कि बेहतर होगा आप रेगुलरली स्टडी करने लगो, तो ये हैड बेटर है, एक साथ यूज होता है, पास्ट नहीं होता, ये प्रेजेंट होता है। और इसके बाद जो वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे अभी जितनी मॉडल वर्ब थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, सेम है इसके साथ में। अब ये मत समझ लेना कभी कि तो हैड है तो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि ये वो हैड नहीं है, हैज हैव हैड वाला, उसके कॉन्सेप्ट को भी अभी हम पढ़ेंगे। अभी पहले हमने इतना समझा। क्या ये बात समझ में आ गई दोस्तों? है ना, मुझे बता दे सब लोग, क्या ये सबको समझ में आया? है ना, है ना। विनी रो रही है विनी नहीं रो रही, आज कोई और रो रहा है, मिलवा दूंगा मैं आपको। तो हम लोगों के कान बहुत तेज हैं, दिमाग भी तेज रखना, और जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो चीजें करा रहा हूँ, वो भी याद रखना। यहां तक याद है सबको? बढ़िया। चलो, मेरी आवाज तो आ रही है ना आराम से और साफ आ रही है? वो बैकग्राउंड है मेरी क्लास का, बैकग्राउंड को सुनते रहा करो, थोड़ा 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 मजा आता रहेगा। अरुण सर के घर में भी बैकग्राउंड आता है ना कभी कभी, वही बैकग्राउंड है। ओके, तो हमने एक और एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर। हमने कहा कि इट इज, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल देता हूं मैं, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। अच्छा, तो क्या करें? तो छाता ले लो यार। यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, बेहतर होगा कोई एक छाता ले लो।
बात समझ में आ गई दोस्तों। ऐसे करके आपका बना कि बारिश हो रही है, बेहतर होगा कोई छाता ले लो। बारिश हो रही है, यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे करके दोस्तों आपका यूज हो गया। समझ में आ गया दोस्तों सभी को? मुझे बताएं जी सर समझ में आ गया, परफेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया, हम लोगों ने दोस्तों ये वाला कर लिया यहाँ तक, और आज हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अभी के लिए हम इसे रखते हैं यहाँ पर, सफिशिएंट है अभी के लिए। तो मुझे बताओ जी सर सफिशिएंट है, जिसका भी हमने एक पार्ट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम कल, जो एक और पार्ट होगा इसका नेक्स्ट पार्ट, वो हम करेंगे दोस्तों कल, ठीक है। यहां तक के पार्ट आपको सबको समझ में आया तो मेरे को पहले ये बताएं कि जी से समझ में आ गया, डन। क्योंकि एक दिन में सब कुछ मैंने पढ़ा दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आधे अधूरी चीज सीखोगे। पार्ट 1 हो गया, अब पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। टेंस को हमने 3 पार्ट में किया था, सेम एज वर्ब को भी हम 3 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट में हमने ये सीखा, नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, थर्ड पार्ट में भी सीखेंगे, एंड देन फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहां तक सबको अच्छा लगा है, सब लोग सीखे हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा कि जी सर हम लोग सीख गए हैं, अच्छे से सीखे हैं, है ना। क्योंकि मेरी कोशिश दोस्तों यही रहती है आप लोगों से कि आप लोग बढ़िया तरीके से सीखते जाएं और फिर आगे बढ़ते जाएं। इसी कोशिश में दोस्तों एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आप सभी लोग जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक टू हाई मेरे बैच में, तो वो आप पढ़ सकते हैं। शाम को 6 बजे उस बैच की टाइमिंग है, आप शाम के 6 बजे आप पढ़ सकते हैं, 6 PM पर आपकी टाइमिंग है, और 6 बजे आप पढ़िएगा। जब आप आएंगे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, ये कोड का इस्तेमाल करेंगे आप AVP10, आपको 10% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। 30 तारीख से दोस्तों हो रखा है, 30 जून से हो जाएगा फी हाइक। कितना फी हाइक होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो भी फी हाइक होगा इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपने प्लान किया हुआ है सो यू शुड गो देयर, तो आप आराम से इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ सकते हैं। चाहे आप मैथ्स पढ़ना हो, रीजनिंग पढ़ना हो, इंग्लिश पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना हो, एज पर योर चॉइस। सो दिस इज द कोड फॉर यू, जिसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा कभी भी, ठीक है। बाकी दोस्तों हम करते हैं इसे खत्म। और कोई दिक्कत और कोई समस्या हो तो मुझे जरूर बताइएगा। बाकी सेशन खत्म करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। तब तक के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन और, अगर जैसे आपको ईडीएम फ्रेजेस पढ़नी है तो आप यूट्यूब पर लिखिएगा 500 ईडीएम्स एंड फ्रेजेस बाय विशाल सर, इसे लिखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा होगा, डाउनलोड कर लेना, PDF डाउनलोड हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको एंटोनम, सिनोनम और वोकैब पढ़नी है तो आप लिखिएगा 900 एंटोनम एंड सिनोनम बाय विशाल सर, आपको PDF मिल जाएगा, उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करके उसे आप पढ़िएगा। सेम एज आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप बस वो लिखिए यूट्यूब पर, और वो आपका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा होगा, आप उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आपको PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पर चैनल है, आप टेलीग्राम की चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको वो भी आराम से मिलता जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करते जाना, ठीक है। बाकी खत्म करते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।